तो देखिए, आजम के गढ़ में सपा की शिकस्त हुई है तो बीजेपी ने परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये खुशी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी जो कि रामपुर से जीते हैं और सपा के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। बता दें आपको, आसिम राजा जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया था, हालांकि तमाम सोच विचार के बाद और प्रचार भी आजम खान ने इस सीट पर किया था, लेकिन नतीजे जब सामने आए हैं बाय इलेक्शन के, तो आपके सामने है वो आंकड़े। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। घनश्याम सिंह लोधी जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है और उस जीत का ये जश्न बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और देखिए, ये जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है घनश्याम सिंह लोधी को और चेहरे पर खुशी और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी जीत है और इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। प्रचार मुख्य चेहरे करने के लिए पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे थे और जनता से अपील की थी कि अगर विकास चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आपको जिताना है। दूसरों पर आरोप लगाना बताऊं अभी आज पहली बार नहीं लगा, हर चुनाव में वो आरोप लगाते हैं। आज अच्छा, ये पर क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आपने जो है ये लोकसभा उपचुनाव जीता है? इसका श्रेय कार्यकर्ता जनता को और हमारे नेताओं को जाता है जो शीर्ष नेता दूर से। अच्छा, रामपुर में किस तरह से विकास की गंगा जो बहेगी, किस तरह से बहेगी विकास की गंगा? समय मिला है और मैं समझता हूँ सरकार बड़ी आवाज निकालूंगा। ज्यादा से ज्यादा काम विकास है। रामपुर की जनता के लिए जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नेताओं को भी, हमारे पार्टी के, और यहाँ के धन्यवाद जनता को। तो देखिए, घनश्याम सिंह लोधी को आप सुन रहे थे। जीत के बाद उनसे बातचीत की जा रही थी और साफ तौर पर इस जीत का श्रेय उन्होंने दिया है रामपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की, क्योंकि यहां पर भी बाय इलेक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल आप देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं और एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है। नाच गाना करती हुई महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। ये जीत का जश्न है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता भी आतिशबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी एक बार फिर ये तय है कि दिल्ली में आपकी सरकार का वर्चस्व बना हुआ है। और देखिए, उपचुनाव के अग्निपथ पर आज की चर्चा रहेगी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देते हैं। शेखर कपूर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शुरुआत कंचन जी आपसे मैं कर रही हूँ। और देखिए, अब 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और सबकी नज़र, हालांकि विधानसभा चुनाव पर भी, विधानसभा सीटों पर भी हुए हैं, लेकिन नजरें सबकी लोकसभा सीटों पर थी, आजमगढ़ और रामपुर पर। तैयारी बहुत आपने की थी और हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और घनश्याम लोधी ने भी तमाम बड़े बड़े वादे किए थे जनता से। कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल गया है। जीत का जश्न आज कार्यकर्ताओं में भी है। देखिए दीप्ता जी, हम जो बीजेपी है वो कभी भी निकाय चुनाव हो या फिर पीएम का चुनाव हो, हम लोग कभी भी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते। आपने, जब से मैं डिबेट पर बैठ रही हूँ, जब से ये चुनाव हो रहे हैं, तब से मैंने केवल समाजवादियों के प्रवक्ताओं के मुख से एक ही बात सुनी है, चाहे उनके बड़े नेता हो या फिर प्रवक्ता हो, केवल अभिमान ही झलक रहा था कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, रामपुर हमारा गढ़ है, वो तो हमारा है। हमारा क्यों भाई? पिताजी के नाम लिखा हुआ है, क्या आपका है? जनता उसकी होती है जिसके यहाँ पर विकास होता है, जनता उसकी होती है जो विकास करता है, जनता उसकी होती है जो उसका ख्याल रखता है। सरकारों का मतलब है कि आप जनता का ख्याल रखें, और अगर आप जनता के नहीं हो सकते, आप जनता का हित नहीं कर सकते, आप उन्हें यूज कर रहे हैं। मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने हर बार आजमगढ़ को यूज किया है, हर बार रामपुर को यूज किया है और छोड़ करके कभी भी चले जाते हैं। आप खेल समझ के रखे हुए हैं आजमगढ़ को, तो क्या होगा? जवाब तो मिलेगा। कब तक आजमगढ़
आजमगढ़ की जनता इस चीज को नहीं समझेगी और कब तक उनके पिताजी का जो एक कार्य है उसके तौर पर उनके कर्मों पर उनके बेटों को फर्ज देती रहेगी और उनके लिए काम करती रहेगी या फिर उनके एहसानों का उनके लिए काम करती रहेगी। नहीं होता, आपको काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड में उनके लिए कुछ कार्य दिखाना होगा, तब वो जनता आपकी होगी। तो मैं यही कहूंगी कि आजमगढ़ की जनता ने इस बार विवेक दिखाया है, इस बार साहस दिखाया है और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इस बार विकास को चुना है, उन्होंने सत्य को चुना है, उन्होंने न्याय को चुना है। तो ये बहुत अच्छी बात आजमगढ़ के लिए और हम लोगों का सौभाग्य है कि उन लोगों ने हम लोगों को चुना है, हमें कार्य करने का, सेवा करने का मौका दिया। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आप त्रिपुरा में एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, झारखंड की मांडर की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें तो वहां पर नहीं कांग्रेस पार्टी को कुछ सफलता हाथ लगी है। क्या कारण उसके मान रहे हैं आप? और उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि विकास पर भरोसा जताया है, तो इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात उत्तर प्रदेश की कह लेता हूँ। देखिए, जनता का जो जनादेश होता है वो सर माथे पे होता है, लोकतंत्र में यही हमें सिखाया जाता है। और जनता ने जो जनादेश दिए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दूसरे अन्य राज्य हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, त्रिपुरा हो, तो हर जो जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन रही बात जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाती है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, चाहे आजमगढ़ की बात ले लीजिए, चाहे रामपुर की ही बात ले लीजिए, वहां पे रामपुर में देखने को बहुत सारे वीडियोज आए हैं जहां पे पुलिस प्रशासन ने वहां के जो कोर वोटर्स हैं दूसरी पार्टियों को, उनको वोटिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया, उनको रोका गया। आप मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। रामपुर में 55% मुसलमान वोटर्स हैं वहां पे, और इस चुनाव में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 12% ही मुसलमान वोटर वोट दे पाए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का जो है दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने लिए करती हुई नजर आ रही है। तो ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, जो जिसका विरोध होना चाहिए। और रही बात दूसरी, मैं एक और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देखिए आज किस प्रकार से मायावती को नतमस्तक कर दिया है अपने सामने। वो रामपुर में कैंडिडेट खड़ा नहीं करती हैं, और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूंगा लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही जो है सहयोग किया है। आजमगढ़ की बात ले लीजिए, आजमगढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है। आप किसके सामने नतमस्तक हुए हैं? अरे आप सुनिए तो मैडम, सुनिए आप बताइए तो, आप ही बता दीजिए ना, आप किसके सामने नतमस्तक हुए हैं? आप दूसरे के लिए बोल रहे, थोड़ा अपनी कॉलर पे भी झांक लीजिए। अगर आप किसी के लिए एक उंगली उठाते हैं ना, तो कहावत है कि 3 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। आप किसकी तरफ हुए हैं और किसके कर्मों में गए? आप लोग 70 साल का रोना रो रहे हैं। 8 साल में आप लोगों ने क्या कर लिया है? देश की जीडीपी गर्त में चली गई है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। आप लोगों ने क्या कर लिया है? आप रोना रोते हैं दूसरे की बातों का। आपको सत्ता शासन सौंपा है ना सर, जनता ने आपको चुना है ना। आपने क्यों नहीं लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम किया है? सारी ईडी का जो प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग, सारे नेताओं के, विपक्षी नेताओं के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोग चुनी हुई सरकारों को गिराने का। चलिए ठीक है, मैं रत्नाकर सिंह जी और कंचन जी आपके पास लौटूंगी। आप शेखर कपूर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप शेखर जी, अब रिएक्शन तो हमने ले लिए दोनों प्रवक्ताओं के, लेकिन अब विश्लेषण की बारी है। और नज़र एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगी कि नज़र सभी की आजमगढ़ और रामपुर पर थी। जीत भारतीय जनता पार्टी की अगर हो गई है तो आपको कौन कौन से वो मेन फैक्टर नजर आते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता हाथ लगी है, और जो समाजवादी पार्टी के हाथों से दोनों सीट फिसल गई है उसका कारण आपको क्या नजर आता है? और इससे अलग अगर अन्य विधानसभा सीटों की अगर बात करें जहां पर उपचुनाव हुए हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर इस उपचुनाव को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाने की आवश्यकता है कि इस वक्त देश के अंदर किसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इन चुनावों का पूरा फोकस देश जो प्रतीक्षा कर रहा था
और देश देख रहा था वो था आजमगढ़ और रामपुर। बिल्कुल। रामपुर के अंदर भी जो है एक लंबे समय से, मैं समझता हूं बल्कि 4 दशक के अधिक समय से जो है वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। उत्तर में विधानसभा की बात कर रहा हूं जी। इसी प्रकार से आजमगढ़ सीट के ऊपर भी जो है एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और उस सीट के ऊपर भी जो है समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतते रहे। लेकिन इस बार जो है आप अगर उठा के ये पिछले 8 साल के अंदर जो 2 लोकसभा चुनाव हमारे देश के अंदर हुए, जो सबसे पहला लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ और उसके बाद में जो फिर जो बाद में जो परिणाम आया, तो उसके बाद में जो सत्ता जो है वो क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है। कहीं ना कहीं से ये बात ठीक है कि आजमगढ़ और रामपुर के अंदर जो मतदाताओं की संख्या के अंदर जो है मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वर्तमान परिवेश के अंदर अगर लोकल के जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो जो है अपने क्षेत्र के विकास को देखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं और ये भी साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वहां पर राज्य के अंदर सरकार आखिर है किसकी। तो कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आजमगढ़ क्योंकि पूर्वांचल के एक हिस्से के अंदर आपको याद होगा कि एक वक्त दुर्दांत अपराधियों का गढ़ माना जाता था जी। पूर्वांचल के अंदर बड़े बड़े अपराधी जो है क्या नाम है आजमगढ़ के अंदर से आपने देश के अंदर सुने हैं और जेल के अंदर बंद रहे। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ की स्थिति को यह माना जाता था कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो अपने उम्मीदवार का चुनाव सही तरीके से करने में उनको कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत जाती है या नहीं करते हैं, इसको आप ऐसा कह सकते हैं जी। और ये भी माना जाता था कि साहब वहां पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत सकता है। लेकिन इस बार जो है आजमगढ़ की सीट पर और रामगढ़ और जो रामपुर की सीट है उन दोनों पे जो उपचुनाव हुए तो उसने इस बात को इंगित किया है कि वहां का जो मुस्लिम मतदाता है वो वर्तमान राजनीति के परिवेश को देखता है और देश की विचारधारा को देखता है और देश की जो विचार का जो पहिया होता है, विचार का जो रथ होता है, उसमें कहीं ना कहीं से वो जुड़ना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भले ही वहां पर अधिक हो। तो मैं इस बार ये मेरे को ये अभी हालांकि आपका विधानसभा का तो जो चुनाव परिणाम सामने आ चुका है, लेकिन आजमगढ़ के अंदर अभी जो है वहां पे मतगणना लगातार चल रही है और अंतिम चरण में चल रही है। तो कुल मिलाकर वहां पर भी जो है जो जीत और हार जो है कितने अंतरों से होगी इस बात को मत देखिए आप, लेकिन ये बात मान के चलिए आप कि पूर्वांचल के अंदर भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर की सीटों पर भी जो है एक अच्छा दबदबा बनाकर एक अच्छी जीत देकर वहां पर किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को राज्य की मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से, देश के विकास से जोड़ने का काम किया है। और वहां के मुस्लिम मतदाता भी चाहते होंगे और चाहते हैं कि उनका क्षेत्र का भी जो नाम है वो देश के अंदर एक इस साफ सुथरी छवि वाले संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के रूप में काउंट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात इन दोनों विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिली है। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले समय के अंदर इन दोनों क्षेत्रों के जो परिणाम आए हैं उससे पूर्वांचल के अंदर इन दोनों क्षेत्रों की स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की बेरोजगारी, वहां की बदहाली जैसे विषयों के ऊपर कहीं ना कहीं से जो है विकास होगा और लोग उस तरफ ध्यान देंगे, सरकार भी ध्यान देगी। शेखर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या जो परिणाम सामने आए हैं वो एक्सपेक्टेड थे या फिर ये उलटफेर देखने को मिला है? अगर ये एक्सपेक्टेड थे तो फिर क्या अखिलेश यादव हमने देखा कि वो तो प्रचार में नहीं आए, तो क्या वो पहले ही भाप गए थे इस चीज को, या फिर प्रत्याशी में अगर बदलाव होता तो फिर कुछ और उलटफेर हो सकता था? नहीं, देखिए आप इस बात से मत तोलिए कि वहां पर जो आशा के अनुरूप वहां पर परिणाम आए या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के मतदाताओं ने इस बार जो है कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करी है, मैं समझता हूं जहां तक, क्योंकि जब एक उम्मीदवार जीतता है तो वो किसी पार्टी का तो जरूर होता है, लेकिन मतदाताओं के अंदर जो है जो संख्या होती है वो सभी वर्ग के, सभी जातियों के, सभी लोगों के, सभी समुदायों की होती है। तो इस बार जो रामपुर के अंदर भी जो वोट पड़े थे
और जो आजमगढ़ के अंदर वोट पड़े तो उनका परिणाम उन मतदाताओं में जो है मिश्रित आबादी के ही उसके अंदर वोट थे और उन्होंने विकास की धारा में से अपने आप को जोड़ने के लिए एक पैगाम इस चुनाव परिणाम के माध्यम से दिया है। जी ठीक, यानी कि धर्म जाति को नकारते हुए विकास को जनता ने चुना है। अब इसके अलावा क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करना बेहद जरूरी है। संगरूर लोकसभा सीट, मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां से सांसद थे, छोड़ा उन्होंने, वो सीट छोड़ी, उपचुनाव हुए। और इसके अलावा अब राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो संगरूर सीट से तो आम आदमी पार्टी की हार हो गई है, लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो गई है। मैं आपसे संगरूर सीट का समीकरण थोड़ा समझना चाहूंगी। आखिर संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी को हार का मुंह क्यों देखना पड़ गया? क्या इसकी वजह आपको समझ आती है? और अगर दिल्ली की बात करें, राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की, तो क्या आम आदमी पार्टी का प्रभाव जस की तस बरकरार है? देखिए, कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति और दिल्ली की राजनीति को हम थोड़ा सा एक अलग अलग परिवेश में देखने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। आप ये मान के चलें कि पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर जो आम आदमी की पार्टी आप के नाम से जो वहां पर उसने सत्ता में अपनी पकड़ बनाई, सत्ता में पहली बार पहुंची, तो आप पार्टी संगरूर के अंदर अगर उसको जो है आशा के अनुरूप परिणाम नहीं निकले हैं तो उसके कई कारण रहे। और उसके अंदर अभी एक जो बड़ा जघन्य हत्याकांड पंजाब के अंदर हुआ, उस हत्याकांड के कारण कहीं ना कहीं से पूरे देश के अंदर, पूरे पंजाब तो उससे प्रभावित रहा ही, लेकिन देश के अंदर भी उन लोगों के अंदर रोष देखा गया। और कहीं ना कहीं से ये बात भी दिखाई पड़ी कि भले ही भगवंत मान पंजाब के एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर सत्तारूढ़ हुए हैं, पदारूढ़ हुए हैं, और लोगों ने जो है उनको वोट विधानसभा चुनाव के दौरान दिए, लेकिन वहां पर लोकल फैक्टर्स भी कायम रहे। और इसके अलावा जो वहां का अभी अपराधीकरण और राजनीतिक परिवेश रहा, जिसके अंदर दूसरी पार्टियों ने जमकर जो है सत्तारूढ़ पार्टी, वहां की जो आप पार्टी है भगवंत मान जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ में वहां पर उन चीजों को उठाया। और कहीं ना कहीं से उस मामले ने भी, उस हत्याकांड के मामले ने भी वहां के स्थानीय लोगों के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है वहां पर एक इस बात को डालने का, उनके मस्तिष्क में डालने का ये प्रयास किया कि ये सरकार को कहीं ना कहीं से इस विषय के ऊपर भी वहां के राज्य की शांति व्यवस्था पर, राज्य के अपराधीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और संगरूर का ये जो परिणाम आया है, उसके माध्यम से कुल मिलाकर ये संदेश पंजाब के अंदर गया है कि वहां की सरकार को आने वाले समय के अंदर राज्य की शांति व्यवस्था और पाकिस्तान की बॉर्डर जैसे मसलों को भी बहुत हल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती हैं पंजाब की, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों की सप्लाई के क्षेत्र में पंजाब का नाम काफी समय से बदनाम है, लंबे समय से, उससे भी कहीं ना कहीं से पंजाब के लोगों को मुक्त करना होगा। वहां पर भी लोगों को जो है कुछ ना कुछ ऐसी सरकार को कोशिश करनी होगी। तो ये कुल मिलाकर पंजाब का परिणाम तो कई चीजों के ऊपर फैक्टर रहा। लेकिन अगर आपने दिल्ली के परिणाम की बात करते हैं, देखिए दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर वहां की जो आबादी है दिल्ली की, हम पिछले 3 चुनावों से लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार जो है लगातार वहां पर जो है जीत की तरफ अग्रसर है, जीत की तरफ बढ़ रही है। तो और वहां पर जो है दिल्ली के कई मॉडल्स हैं जो देश के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो उसके अंदर उसको कहीं ना कहीं से देश के अंदर तारीफ मिली है, विदेशों के अंदर भी तारीफ मिली है। इसके अलावा वहां की सरकार, मैं ये भी मान के चलता हूं, दिल्ली की सरकार जो जनता की नब्ज को उसने पकड़ने का काम किया है। जनता की नब्ज जो है वो होती है रोटी, आपका मकान होती है, सड़कें होती है, स्थानीय समस्याएं होती हैं, तो उनके ऊपर उसने पकड़ बनाई है आप पार्टी ने। और इस दिशा में भाजपा को या अन्य पार्टियों को अगर सत्ता में आना है तो आम आदमी की समस्याओं, आम आदमी की आवश्यकताओं को भी पकड़ने की आवश्यकता होगी। और तभी जो है वो लोग सत्ता के अंदर जो है आप जैसी पार्टी को जो है चुनौती दे पाएंगे। और साथ में जो है तभी दिल्ली के अंदर उनका झंडा बुलंद होगा जब वो आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बात यह भी है
हम ये देखते हैं कि दिल्ली के अंदर चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो, कहीं ना कहीं से हमको ये महसूस होता रहा है कि अभी स्थानीय नेतृत्व कहीं ना कहीं से उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। जी हाँ कंचन जी, अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और विश्वास विकास पर जताया है। इसका मतलब यह है कि अब आगे आने वाले समय में आप चुनौतियां तमाम होंगी विकास करने की, क्योंकि विकास के मुद्दे पर अगर आपने वोट लिया है तो वो आपको फिर करके भी दिखाना होगा। बिल्कुल दीपिका जी, जो भी बातें हैं, जैसे कि आजमगढ़ में सबसे पहला प्रमुख जो चीजें हैं वो उनको मिटाना होगा, उनको भरपूर तरीके से वहां से जो कि हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से आ रहे योगी जी ने व्यक्तित्व तैयार किया है भारत का, न तो उत्तर प्रदेश का, तो वो वहां पर पहले स्वीकार करवाना होगा और उन चीजों से जो जिसके लिए आजमगढ़ या फिर वहां का पूर्वांचल बदनाम है वो चीजें पहले खत्म होंगी। इसके बाद देखिए विकास की बात, तो हर एक जनता जो नीचे से नीचे तक का जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वहां तक हमें पहुंचने के लिए एक कड़ी बनानी होगी। और आप जानती हैं ये पूरा देश जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक कड़ी बना करके एक नीचे से अंत्योदय तक पहुंचने का काम करती है, और वो भी नीचे का प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, वहां तक हम विकास की हर एक चीज, हर एक धारा, हर एक क्षेत्र में उसे ले जाने का काम करते हैं, चाहे फिर वो मकान हो, चाहे फिर वो जल जीवन के तहत जो भी योजनाएं हो, या फिर मैं कहूँ कि अगर सरकारी कोई योजनाएं आ रही हैं, जब पहले की सरकारें हुआ करती थी, आपको याद होगा, जो गरीब व्यक्ति होते थे वो बैंक पे जा भी नहीं पाते, तो चाहे फिर वो किसी भी टाइप की योजनाएं हो, वो हर एक धारा में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य रहा है, और इसीलिए आजमगढ़ में इस बार आजमगढ़ के लोगों ने हर एक चीज को छोड़ करके इतिहास बनाया है, और ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लिया गया है। तो हमें पूरा विश्वास है, अगर उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल जनता ने तो विश्वास जताया, लेकिन छोटा सा रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगी। बेशक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप हमेशा से यही करते आए। आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी चुनाव में यहाँ हारते हैं तो यही बोलते हैं। तो एक काम करिए ना, आप लोग चुनाव लड़ना बंद करके इन्हीं चीजों के लिए धरना देकर बैठिए, पहले इन समस्याओं के बारे में पूछिए और पूरी तलाश करवाइए, सारी चीजों से जांच करवाइए, इसके बाद चुनाव लड़िए। आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मेरा ये सिद्धांत। जी रत्नाकर जी, देखिए अब कंचन जी से वो सवाल मैंने किया भी जिसका जो विषय आप उठा रहे थे बूथ कैप्चरिंग का, लेकिन इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे भी है कि तमाम विषय तो आप लोग उठाते हैं, लेकिन क्या वजह ऐसी रहती है कि तमाम जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं वो जनता को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और जब परिणाम सामने आते हैं तो फिर हम सभी के सामने होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या विपक्ष उस तरीके से मुद्दों को नहीं उठा पाता है जो कि जनता तक विपक्ष की आवाज पहुंचे? देखिए, तमाम मुद्दे जो हैं वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था है, ये तमाम मुद्दे जनता के सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस चुनाव को ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट जो है कन्वर्ट करने का काम करती है। इनका देश भर में चुनाव के समय सिर्फ एक ही एजेंडा चलता है, वो है हिंदुत्व का। नहीं होते हैं हेलो मैडम, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, नहीं आपके बीच में बोला नहीं मैंने। ठीक है कंचन जी, सुन लीजिए रत्नाकर जी क्या बोल रहे हैं, सुन जी। बोलिए चिड़िए मत, मुझे पता है कि आप बहुत चिड़े हुए हैं। जी देखिए, सिर्फ चुनाव के समय एक ही मुद्दा इनको याद आता है, वो हिंदुत्व का है, और ये ध्रुवीकरण के माध्यम से वोटों का पोलराइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जनता जब तक इसको ध्रुवीकरण को इस ध्रुवीकरण के काम को समझ नहीं सकती है तब तक ये जीतते आएंगे। लेकिन विपक्ष समझाएगा ना रत्नाकर जी, विपक्ष अपने भी तो मुद्दे उठाएगा। वो लगातार विपक्ष अगर सड़कों पर उतरकर मुद्दे उठाता है तो वो जनता, मेरा सवाल ये है कि जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं वो मुद्दे? आज विपक्ष को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। आप देख लीजिए, ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, एनआईए हुआ,
इसका उपयोग वो विपक्षी चलिए पार्टियों ठीक है, के ठीक ऊपर है, कर समय रही है। हमारे पास सिर्फ इतना था। तो उपचुनाव का अग्निपथ इस पर चर्चा रही और तमाम विषय जानने की कोशिश रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत आजमगढ़ और रामपुर में हुई है वो जीत बड़ी है और इस जीत का जश्न भी कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत हमसे करने के लिए। तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, खास तौर पर आजमगढ़ और रामपुर में। इसके अलावा अगर अन्य सीटों की बात की जाए, वहां पर जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर भी तस्वीरें अब सामने हो चुकी हैं। लगभग परिणाम सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो झारखंड की मांडर पर कांग्रेस को सफलता हासिल हुई है और साथ ही साथ त्रिपुरा की भी एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन इससे इतर सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है आजमगढ़ और रामपुर की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सपा का किला वहां पर भेद लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।